इतिहास लोक में आपका स्वागत है मित्रों। इतिहास पाठ में आज हम शकों की बात करेंगे। शकों के क्रम में अब तक हम 5 बार मिल चुके हैं और आज 6ठी बार मिल रहे हैं। मेरे पास जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडेय ने। मित्रों, क्षहरात वंश के समान दक्षिणी भारत में एक अन्य शक वंश का उदय हुआ, जो इतिहास में चस्टन वंश के नाम से प्रख्यात है। इस वंश का राज्य प्रमुखतः उज्जैन और काठियावाड़ में था। इससे इसे उज्जैन और काठियावाड़ का शक वंश भी कहते हैं। चस्टन वंश शक वंश ही था, इसके कुछ साक्ष्य हैं। चस्टन वंश का संस्थापक यसामोतिक था। यह नाम सीथियन शक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन चस्टन वंशीय नरेश को बाण ने अपने हर्ष चरित में शक कहा है। चस्टन वंश के सबसे बड़े नरेश महाक्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री अपने को कार्दमक वंशीय कहती है। यह वंश ईरान की करदम नदी से संबंधित प्रतीत होता है। ऐसी अवस्था में यह अनुमान किया जाता है कि चस्टन वंश ईरानी शकों से संबंधित था। आंधो अभिलेख से प्रकट होता है कि यसामोतिक चस्टन का पिता था। सीथियन भाषा में यसामो का अर्थ भूमि होता है। इसी आधार पर लेवी और कोनो ने यह मत प्रस्तुत किया था कि यसामोतिक और भूमक एक ही व्यक्ति थे, लेकिन केवल नाम की समता के आधार पर दो व्यक्तियों का एक होना जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त दोनों पर्यायवाची नाम हैं, फिर भी वे दो भिन्न भिन्न गुप्त सम्राट थे। यसामोतिक के नाम के साथ राजा आदि की कोई उपाधि नहीं मिलती, उसकी मुद्राएं अथवा अभिलेख भी नहीं मिलते। इससे स्पष्ट होता है कि वह एक सामान्य व्यक्ति था। यसामोतिक का पुत्र था चस्टन। इसी ने अपने पराक्रम से अपने वंश को राजपद दिया, अतः इसी को उज्जैन तथा काठियावाड़ के क्षत्रप वंश का संस्थापक माना जाता है, लेकिन इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है। दुब्रील का कथन है कि चस्टन ने 78 ईस्वी का शक संवत चलाया था, लेकिन अधिकांश विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते। डॉक्टर राय चौधरी का कथन है कि उज्जैन चस्टन की राजधानी थी, लेकिन पेरीप्लस के साक्ष्य के अनुसार 78 ईस्वी में उज्जैन राजधानी नहीं थी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि 78 ईस्वी चस्टन का काल नहीं था। कुछ विद्वानों के मतानुसार क्षहरात वंश की भांति चस्टन वंश भी कुषाणों के अधीन था। चस्टन वंश ने विदेशी उपाधि क्षत्रप का प्रयोग किया। इस वंश ने उत्तरी भारत की खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया। मथुरा के हुविष्क के देवकुल में शस्तन नामक एक मूर्ति मिली है। इसका समीकरण चस्टन से किया गया है, लेकिन ये तर्क दुर्बल है। क्षत्रप उपाधि एवं खरोष्ठी लिपि का प्रयोग यह भी सिद्ध करता है कि चस्टन वंश का संबंध उत्तरी भारत के शकों से था। पुनः चस्टन का समीकरण संदिग्ध है। यदि यह समीकरण ठीक भी हो तो यह नहीं कहा जा सकता कि चस्टन कुषाणों के अधीन थे। चस्टन वंश के अभिलेखों में कुषाणों का उल्लेख नहीं है। इस वंश के नरेशों ने स्वतंत्र रूप से अपनी मुद्राओं का निर्माण किया था, अतः ये स्वतंत्र शासक प्रतीत होते हैं। सरकार के मतानुसार चस्टन ने सिंध में कुषाणों के अधीन अपना शासन प्रारंभ किया था, लेकिन यह मत संदेहास्पद है। टॉलमी के कथन के अनुसार चस्टन का उज्जैन पर अधिकार था। उसकी कुछ मुद्राओं पर प्राप्त उज्जैन चिन्ह भी इस बात का प्रमाण है। उसकी कुछ अन्य मुद्राओं पर चैत्य चिन्ह मिलता है। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि उसने सातवाहनों के कुछ प्रदेश जीत लिए थे।
आंधो अभिलेखों से प्रकट होता है कि वह कच्छ तथा समीपवर्ती कुछ अन्य भूखंडों का शासक था। उसकी मुद्राएं जूनागढ़ और गुजरात में भी प्राप्त हुई हैं, अतः ये प्रदेश भी उसके अधीन थे। चष्टन के पुत्र जयदामन की मुद्राएं पुष्कर में प्राप्त हुई हैं। जयदामन कभी भी महाक्षत्रप नहीं बना था, वह अपने पिता के जीवन काल में ही मर गया था। अतः पुष्कर प्रदेश चष्टन के शासनकाल में क्षत्रप राज्य में सम्मिलित हो चुका था। इस राज्य में कुछ प्रदेश ऐसा था जिस पर नहपान शासन कर चुका था। अधिकांश विद्वानों का मत है कि चष्टन नहपान के बाद में हुआ था और उसने क्षहरातों के पतन के बाद शक शासन की पुनः स्थापना की थी। प्रारंभ में ब्यूलर महोदय का मत था कि नहपान और चष्टन दोनों समकालीन थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अपना मत त्याग दिया। 52 तिथि के आंदो अभिलेख में निम्नलिखित वाक्य मिलता है। यदि हम इस 52 तिथि को शक तिथि में बदल दें तो यह 130 तिथि हो जाती है। यह वाक्य है, राज्ञ चष्टनस यासो मितिक पुत्रस राज्ञ रुदमस जयदम पुत्रस वर्षे 250। डॉक्टर भंडारकर और डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के मतानुसार इस उद्धरण का अर्थ है, यसामोतिक के पुत्र राजा चष्टन और जयदामन के पुत्र राजा रुद्रदामन के शासनकाल के 52वें वर्ष में। ये विद्वान कहते हैं कि इस उद्धरण को देखने से पता चलता है कि चष्टन और रुद्रदामन ने साथ साथ शासन किया था। एलन और दुब्रील ने इस मत का खंडन इस आधार पर किया है कि चष्टन और रुद्रदामन के बीच में चय लिखा हुआ नहीं है, अतः उन दोनों का सम्मिलित शासन सिद्ध नहीं होता। दुब्रील महोदय इस उद्धरण का अनुवाद इस प्रकार करते हैं, यसामोती के प्रपौत्र चष्टन के पौत्र जयदामन के पुत्र रुद्रदामन के शासनकाल में 52वें वर्ष में। अतः दुब्रील का मत है कि इस उद्धरण में एकमात्र रुद्रदामन के शासनकाल का उल्लेख है। एकमात्र चय शब्द जोड़ने वाले विद्वानों का विरोध करते हुए दुब्रील ने स्वयं एक नहीं 2-3 शब्द कैसे जोड़ दिए, यह समझ में नहीं आता। वस्तुतः डॉक्टर भंडारकर और डॉक्टर मजूमदार का ही अर्थ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। यसामोतिक के साथ राजा शब्द का प्रयोग नहीं मिलता, इससे प्रकट होता है कि वह एक साधारण व्यक्ति था। उसके समय तक इस वंश को राजपद नहीं मिला था, लेकिन चष्टन रुद्रदामन दोनों के साथ राजा शब्द का प्रयोग मिलता है। इससे प्रकट होता है कि इन दोनों ने राज्य किया था, परंतु इनके बीच में जयदामन के साथ राजा की उपाधि का प्रयोग न होना एक विशेष महत्व रखता है। जयदामन की मुद्राओं पर भी एकमात्र क्षत्रप की ही उपाधि मिलती है, महाक्षत्रप की नहीं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जयदामन ने कभी स्वतंत्र रूप से शासन नहीं किया था। शक शासन प्रणाली के अनुसार कुछ दिनों तक वह अपने पिता चष्टन की अधीनता में क्षत्रप रहा होगा, परंतु वह अपने पिता के जीवन काल में ही मर गया होगा। इसी से वह महाक्षत्रप नहीं बन सका। उसकी मृत्यु के बाद चष्टन ने उसके पुत्र रुद्रदामन को अपना सहयोगी क्षत्रप बनाया। कालांतर में चष्टन की मृत्यु के पश्चात रुद्रदामन महाक्षत्रप बना। इसके अतिरिक्त डॉक्टर रायचौधरी का कथन है कि अनेक मुद्रा लेखों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें दो नामों के बीच चय नहीं मिलता, जैसे खतपान हेगानस, हगाशस, हेयामयस, कलियपय। डॉक्टर आर.डी. बनर्जी ने भी चष्टन और रुद्रदामन के सम्मिलित शासन को स्वीकार नहीं किया है। उनका कथन है कि कच्छ के अभिलेखक सुदूरवर्ती थे, वे शक वंशियों की प्रथाओं और उनके पारस्परिक संबंधों को नहीं जानते थे। उन्हें भली भांति यह ज्ञात नहीं था कि चष्टन और रुद्रदामन में क्या संबंध था। इसी से उन्होंने अभिलेखों में उन दोनों के बीच पौत्र शब्द का प्रयोग नहीं किया है। कच्छ के अभिलेखों की इस अज्ञानता का एक उदाहरण देते हुए बनर्जी ने कहा कि शक वंश महाक्षत्रप की उपाधि का प्रयोग करता था, राजा की उपाधि का नहीं। परंतु कच्छ के अभिलेखक यह तथ्य नहीं जानते थे, इसी से उन्होंने चष्टन और रुद्रदामन के साथ राजा की उपाधि लगा दी।
बनर्जी कहते हैं कि शक इतिहास में सम्मिलित शासन के उदाहरण नहीं मिलते हैं, अतः चस्टन और रुद्रदामन के सम्मिलित शासन की कल्पना करना उपयुक्त नहीं है। लेकिन बनर्जी महोदय की आपत्तियां निस्सार हैं। कच्छ प्रदेश पर चस्टन और रुद्रदामन दोनों का अधिकार था, अतः वहां के निवासियों का अपने राजाओं की उपाधियों और संबंधों से पूर्णतया अनभिज्ञ होना स्वाभाविक नहीं लगता। शक राजा शब्द से अपरिचित नहीं थे। महाक्षत्रप उपाधि के साथ साथ उन्होंने राजा की उपाधि का प्रयोग भी किया था। अभिलेखों पर नहपान के साथ क्षत्रप और महाक्षत्रप की उपाधियां मिलती हैं, परंतु उसकी कुछ मुद्राओं पर उसके नाम के साथ राजा की उपाधि मिलती है। अतः कच्छ के अभिलेखों ने चस्टन और रुद्रदामन के साथ राजा की उपाधि का प्रयोग करके शक प्रथा के अनुकूल ही कार्य किया था। प्रत्येक शक राजा महाक्षत्रप होता था और अपनी सहायता के लिए बहुधा वह अपने पुत्र को अपने अधीन क्षत्रप बना लेता था। यह भी सम्मिलित शासन का ही एक रूप था। अतः यह कथन कि शक इतिहास में सम्मिलित शासन के उदाहरण नहीं मिलते असत्य है। ऐसी अवस्था में चस्टन और रुद्रदामन का सम्मिलित शासन मानना ही अधिक न्याय संगत है। आंधो अभिलेखों से चस्टन की दो तिथियां मिलती है, 11 और 52। ये शक संवत की तिथियां हैं। अतः चस्टन का शासन 89 ईस्वी और 130 ईस्वी के बीच रखा जा सकता है। जयदामन के विषय में हम जानते हैं कि आंधो अभिलेख में जयदामन के साथ राजा की उपाधि नहीं मिलती। उसकी मुद्राओं पर स्वामी और क्षत्रप की उपाधियां मिलती हैं, महाक्षत्रप की नहीं। इस आधार पर ब्यूलर और भंडारकर ने यह मत प्रतिपादित किया था कि कदाचित जयदामन के समय में सातवाहनों के जो विजय अभियान हैं उनके परिणाम स्वरूप शक राज्य का पतन हो गया था। इसी कारण जयदामन को लघु उपाधियां धारण करनी पड़ी थी। इन विद्वानों के अनुसार इस मत की पुष्टि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से होती है, जिसमें कहा गया है कि रुद्रदामन ने स्वयं महाक्षत्रप की उपाधि अधिगत की थी। इसका अर्थ यह हुआ कि रुद्रदामन के पूर्वगामी नरेश के समय में महाक्षत्रप पद का विलोप हो गया था और रुद्रदामन ने अपने बल पौरुष से उसे पुनः प्राप्त किया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजयों के परिणाम स्वरूप शक राज्य के कुछ प्रांत भले ही निकल गए हों, परंतु इससे जयदामन की लघु उपाधि का कोई संबंध नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, जयदामन की मृत्यु अपने पिता चस्टन के जीवन काल में ही हो गई थी। इसी से वह महाक्षत्रप अथवा स्वतंत्र शासक नहीं बन सका था। रही जूनागढ़ अभिलेख की बात, तो वह रुद्रदामन की प्रशस्ति है। स्वयमधिगतः महाक्षत्र पन्नाम्ना। स्वयमधिगतः महाक्षत्र पन्नाम्ना का कोई विशेष अर्थ नहीं है। वह रुद्रदामन के बल पौरुष अथवा विजयों का द्योतक है। इसी प्रकार अभिलेख का यह कथन कि सभी वर्णों ने उसे अपनी रक्षा के लिए चुना था केवल औपचारिक है। यह वंशानुगत राजा बना था, निर्वाचन के द्वारा राजा नहीं बना था। कुछ ताम्र मुद्राएं ऐसी मिली हैं जिन पर हाथी और उज्जैनी चिन्ह उत्कीर्णित हैं। ब्राह्मी लिपि में संभवतः यदम अक्षर प्रतीत होते हैं। नाम अपूर्ण है। रैप्सन का अनुमान है कि कदाचित पूरा नाम जयदामन था। यदि ऐसा है तो जयदामन का उल्लेख जयदामन का उज्जैन के साथ विशेष संबंध सिद्ध होता है। यदि ऐसा है तो जयदामन का उज्जैन के साथ विशेष संबंध सिद्ध होता है। 130 ईस्वी आंधो अभिलेख में 130 ईस्वी के आंधो अभिलेख में चस्टन के साथ रुद्रदामन शासन करते हुए दिखाया गया है। इससे प्रकट होता है कि उस तिथि तक जयदामन मर गया था। जहां तक रुद्रदामन की बात है, इतिहास में यह महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम के नाम से विख्यात है और इसका नाम साहित्य में अनेक बार आया है। जब हम अगली बार मिलेंगे तो रुद्रदामन से अपनी बात शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपने इस साथी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।